सब चलेगा, जितना अभी तक उसका निर्णय आया है उस सब पे उसका है, हर केसेस पे डाल सकते हो। प्रभाव का मतलब क्या है, जो भी उसका फंडामेंटल राइट से संबंधित कोई भी अगर इशू है तो सब पे दिखा सकते हैं हम। हम लोग का लास्ट पॉइंट कौन सा था? अच्छा ठीक है, ठीक। इसमें और 2-3 पॉइंट बचा हुआ है, उसको कर लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इस तरह, उसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखना इस तरह। गणतंत्रों की शासन प्रणाली इस तरह, गणतंत्रों की शासन प्रणाली जनतंत्रात्मक, हाँ, इस तरह गणतंत्रों की शासन प्रणाली जनतंत्रात्मक ढंग से चलाया जाता था। संस्थागार की बैठक निश्चित समय पर होती थी। संस्थागार की बैठक निश्चित समय पर होती थी। संस्थागार का अधिवेशन तभी वैध हो सकता था जब सदस्यों की एक निश्चित संख्या उपस्थित हो। नेक्स्ट सभा भवन, हाँ उन्हें उसी में भी लिखना है। सभा भवन में सदस्यों के बैठने के लिए सभा भवन
में सदस्यों के बैठने के लिए स्थानों का प्रबंधन आसनन पन्नापक नामक अधिकारी आसनन पन्नापक नामक अधिकारी करता था। विचारणीय विषय पर प्रत्येक सदस्य को बोलने का अधिकार था। किसी भी निर्णय को प्रस्ताव के द्वारा पारित किया जाता था। किसी भी निर्णय को प्रस्ताव के द्वारा पारित किया जाता था। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में होते थे वे मौन रहते थे। जो प्रस्ताव के पक्ष में होते थे वे मौन साइलेंट रहता था, वे मौन रहते थे। और जो विपक्ष में होते थे वे बोलते थे, और जो विपक्ष में ऑपोजिशन में होते थे वे बोलते थे। विवादित प्रश्नों पर मत विभाजन होता था। विवादित प्रश्नों पर मत विभाजन होता था। मत विभाजन भिन्न भिन्न रंगों के शलाकाओं के द्वारा होता था। शलाकाओं के द्वारा होता था। सलाका मतलब लकड़ी उकड़ी का बना हो रहता था, है ना। तो अलग अलग कलर का जो है सलाका होता था। तो मान मत विभाजन हुआ तो अलग कलर है तो वो दिखाया कि जो है ये जो है हम प्रस्ताव के पक्ष में है,
दूसरा है कलर का, तो दिखा रहा कि हम जो है प्रस्ताव के अपोजिट हैं। तीसरा है जो न्यूट्रल दिखा रहा है कि हम जो किसी भी प्रस्ताव के पक्ष में नहीं हैं। तो अलग अलग कलर का जो है सलाका होता था, लकड़ी का कुछ जैसे मुहर टाइप का होता है ना बना हुआ, उसी टाइप का जो है सलाका होता था। तो उसी को जो है कलर को जो है दिखाया जाता था, ठीक है। तो अगर देखोगे पूरा का पूरा आज के जो संसदीय व्यवस्था है, उस संसदीय व्यवस्था से पूरा मिलता है। इसलिए हम लोग गर्व नहीं करते हैं कि हमारा जो है कब 600 BC के आसपास, थोड़ा बड़ा समय पहले नहीं होता है। 600 BC मतलब जो है ईस्वी होने के 600 साल पहले, है ना। अभी तो हम लोग 2000 साल इधर हो गए और 600 साल उधर ले लो, 2600 साल पहले का घटना है। जब लोग जो है सभ्यता का बहुत जगह विकास भी नहीं हुआ होगा, हमारे यहाँ गणतांत्रिक व्यवस्था चल रहा था। और कितना मतलब हाईटेक था कि निर्णय को जो है जो डेवलप हुआ 18वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, वो डेवलप हम लोगों को 600 BC पहले हो चुका था। क्योंकि जो संसदीय प्रणाली हम लोग अपनाए हैं ये ब्रिटेन से अपनाए हैं, और ब्रिटेन में ये सब चीज़ें होती थी, और ये सब चीज़ें हमारे यहाँ 600 BC में होता था। हमारे संसदीय प्रणाली क्या है कि कोई भी जो है, कोई भी अगर निर्णय लेना है, कोई भी बिल पास करना, निर्णय लेने का मतलब क्या, बिल पास करना, तो कोई भी हमको विधि बनाना है या कोई भी प्रस्ताव लाना है तो हम बिल के माध्यम से लाते हैं, है ना। अब बिल में क्या होता है, सिंपल सी बात है कि बिल जो प्रस्ताव रखा जाता है काउंसिल में, तो वहाँ पर सदस्यों के द्वारा जो है या तो इसका जो है इसको जो है एक्सेप्ट करते हैं या इसको रिजेक्ट करते हैं, यही होता है। कुछ लोग जो है न्यूट्रल भी हो जाते हैं, किसी पक्ष में नहीं होते, या मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना वॉकआउट कर जाना, तो वॉकआउट कर दिया तो उसमें समझ में नहीं आया क्या पक्ष में या विपक्ष में है, समझ में आया। तो यहाँ पर तो न्यूट्रल, तो इसी तरीके का है। अगर बराबर मत हो गया, मतलब अगर दोनों का लग रहा है कि सेम सेम है, तो मत विभाजन हो जाता है, तो वोटिंग होगा। तो वोटिंग में जो है जिसके तरफ वोटिंग ज़्यादा होता है वो जीत जाता है, मतलब बहुमत होना चाहिए। तो उसी तरीके का उस समय भी था कि वहाँ पर भी इसी तरीके का था कि जो है कोई भी प्रस्ताव बहुमत से लिया जाता था। प्रस्ताव जब रखा जाता था तो उसमें जो है जो सहमत होते थे वो मौन रहते थे, और जो असहमत होते थे वो बोलते थे, ठीक है। तो बोलते थे, यहाँ पे यस और नो बोला जाता है। बोलते हैं कोई सहमत में तो यस हाथ उठा के, नो तो नो बोलता है। तो जिसका ज़्यादा ध्वनि मत पारित होता है तो पास कर दिया जाता है, और नहीं तो फिर जो है ध्वनि मत से अगर लगता है कि बराबर है तो फिर जो है उसको मत विभाजन कर दिया जाता है। तो वहाँ भी उसी तरीके का था। अगर कभी विवादित होता है तो वोटिंग करवा लिया जाता है, ठीक है। और वोटिंग में देखा जाता है कि जिसकी तरफ ज़्यादा वोटिंग है वो निर्णय पारित हो जाता है। वहाँ भी जो है बैठक होता है, जो ये है सभासद है, वहाँ पर जो है बैठक हो रहा है। बैठक में कोई भी प्रस्ताव को लाया जाता है, ठीक है, निर्णय लिया जाता है। बैठक तब तक नहीं हो पाता है जब तक जो है कोरम एक निश्चित संख्या जो है ना आ जाए। तो निश्चित संख्या कितना था वहाँ पर नहीं मालूम चलता है, लेकिन अभी मालूम है कि अभी जो है सदस्यों का 1/10 जो है संख्या होना चाहिए पार्लियामेंट में या विधानसभा में। विधानसभा में, ठीक है, या जो स्टेट असेंबली है या पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट का जो कोई भी सदन है या लोकसभा या राज्यसभा हो, दोनों सदन में जो है 1/10 कोरम होना चाहिए, तभी बैठक होगा। तो कुल सदस्यों के 1/10 मतलब कम से कम लोकसभा में 55 सदस्य होना चाहिए और राज्यसभा में कम से कम 25 सदस्य होना चाहिए, है ना। अगर झारखंड विधानसभा में देखेंगे स्टेट असेंबली में तो कम से कम जो है 9 सदस्य होना चाहिए या 8 सदस्य होना चाहिए, चूँकि 82 है सीट, तो 8.2 हो जाएगा, है ना। तो 8.2 जो है सदस्यों की संख्या कितना 82 है ना, 81 + 1, 81 + 1 एक नॉमिनेटेड है, तो 82 टोटल है। तो 82 का जो है हम लोगों को 2.2 हो जाएगा, 10%, 8.2 हो जाएगा। तो हम 0.2 को नहीं लेते हैं, 1 ले लेते हैं। हम लोग जैसे लें ना, जैसे हम लोग को चाहिए कितना,
मान लीजिए 81 है आपके पास, है ना, मान लीजिए 81 है निर्वाचित सदस्यों की संख्या। अब इसका 2 हम निकालेंगे तो 40.5 आ जाएगा, मतलब 40.5। तो एक सदस्य को आधा काट तो नहीं देंगे, तो उसको पूरा काउंट कर लिया जाता है। मतलब यहाँ पे जो है 41 सदस्य कर लिया जाता है। लेकिन अगर नॉमिनेटेड है तो फिर जो है एक सदस्य बढ़ जाएगा, ठीक है, तो फिर तो भी 41 चाहिए। अगर मान ली 82 हो गया तो उससे 41 सदस्य, अगर नहीं भी है तो भी 41 सदस्य। तो ये होता, ये आपको सदस्यों का बहुमत चाहिए। लेकिन कोरम के लिए जो है आपको कम से कम 8 या 9 सदस्य जो भी तय किया जाएगा उतना चाहिए। तो वहाँ भी उसी तरीके का था, एक निश्चित संख्या होता तब जो है बैठक होती थी। और बैठक में जो है पूरा का पूरा जो है उसी तरह का प्रस्ताव है जो आज के डेट में जो है हम लोग देखते हैं। इसको बहुत अच्छा, अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो लिखने के लिए बहुत बेहतर क्वेश्चन है। इसको आप आज की डेट से जोड़ के ना बहुत अच्छा लिख सकते हैं। पूरा का पूरा है, अगर आज के समय से जोड़ कर लिख देंगे और उसमें कंक्लूड कर देंगे कि जो है जो आज व्यवस्था हम लोगों के यहाँ डेवलप है, ये हमारे यहाँ जो है 2600 साल पहले ये व्यवस्था डेवलप हो गया था, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, है ना। चलो नेक्स्ट लिखो। आइए, तबीयत ठीक है? अभी भी खराब है। अभी तो मालूम चल रहा है कि अभी 2 को वायरस हाजिर हो गया है। एक तो मंकी पॉक्स आ गया है ना, दिल्ली में ना। एक कोई वायरल जो बोल रहे हैं ना, वो सब कोरोना वाला लक्षण है। सारा वही है, खांसी हो जाना, बुखार हो जाना, गला में जो है ये हो जाना, हाँ ये सब वो है। लेकिन वो है कि अब इफेक्ट उतना नहीं है इसका, ताकि जो है हार्ड इम्यूनिटी हो गया है ना। लक्षण वही देखो, वायरल फ्लू में और कोरोना में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। वायरल फ्लू भी एक समय में, अपने समय में बहुत खतरनाक बीमारी था, लेकिन चूँकि धीरे धीरे जो है हार्ड इम्यूनिटी आ गया है तो लोग उसको झेल लेता है। अब चूँकि अब वैक्सीनेशन भी हो गया तो झेल लेता है। कोरोना अपने समय में जो है, अब कोरोना से बहुत कम ही मौत हो रहा है, क्योंकि या तो वैक्सीनेट हो गए हैं या तो हार्ड इम्यूनिटी आ गया है, लड़ने का क्षमता आ गई आपके बॉडी को, तो ये तो होता ही है। तो बहुत सारा स्पेनिश फ्लू एक समय में जो है कहर ढाया हुआ था 1921 में, 2021 में जो है उस समय स्पेनिश फ्लू से आंकड़ा जो निकल के आता है मरने वाला संख्या ना, वो निकल के आता उस समय में 20 लाख 22 लाख। कितना मरा होगा वो कोई गारंटी नहीं, उसमें 20-22 लाख मतलब आज के हिसाब से 2 करोड़, समझ। 1950 में हम लोगों का आबादी कितना था? 35 करोड़। हाँ 50 में बता रहे हैं कि 35 करोड़ के आसपास में हमारा जनसंख्या था। आज हम लोग 140 करोड़ हो गए हैं, 40 का 50 हो गए हैं। अभी जनगणना होगा तो 150, चीन को पीछे छोड़ दिए हम लोग। मतलब अभी ये आधिकारिक डेटा नहीं है, ये अनुमानता डेटा है, ज़्यादा भी हो सकता है। 140 करोड़ तो हम लोग 2011 में ही थे। आज 11 से यहाँ जो है आज हम लोग 12-13 साल आगे निकल गए हैं। 12-13 साल में हम लोग कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम जो है, अगर हम एक साल में 2 करोड़ भी अगर हम जोड़ लें तो 24 करोड़ तो ऐसे ही हो जाता है। 150 करोड़ तो ऐसे भी अनुमानता है। तो आबादी समझो कि उस समय जो है 35 करोड़ था, और 35 करोड़ 1950 में, तो 1920-21 में तो और भी कम होगा। और उस समय जो है लोग 20 लाख लोग जो है डेथ किया था। स्पेनिश फ्लू बहुत ख़तरनाक होता था पहले, जो है हैजा वगैरह जो है बहुत खतरनाक बीमारी था। मतलब हैजा, हाँ हैजा वगैरह हो गया या प्लेग हो गया तो गांव का गांव साफ हो जाता था, कोई इलाज ही नहीं था, इतना उसका जो है इन्फेक्टेड होता था कि तो प्लेग इससे बहुत खतरनाक बीमारी होता था। तो अभी एक तो ये देखें मंकी पॉक्स का भी देख रहे हैं, लेकिन इसमें है इसका जो है डेथ रेट बहुत कम है, इसलिए ज़्यादा खतरनाक उसको नहीं माना। लेकिन हाँ ये है कि जो है बढ़ भी सकता है डेथ रेट। हाँ
और अभी एक ब्रिटेन में देखें कि जो है गोट वायरस आया है। गोट वायरस मतलब जो है जो बकरी और जो खस्सी वगैरह का जो है ना मीट खाने से हो जा रहा है। हाँ, तो वहाँ पे देखना भी मीट को जो है बैन कर दिया है ब्रिटेन वगैरह में। बकरे का मीट वगैरह जो है वहाँ पे जो आयात होता था उस पर बैन कर दिया है। तो अब तो जानवर से ही इंसान में घुस रहा है ना। मंकी, बंदर से मंकी में इंसान में आ जा रहा है ना। मालूम चला चमगादड़ से जो है इंसान में आ जा रहा है। उसका स्वाइन फ्लू हो गया, सुअर्स आ गया है ना, बर्ड फ्लू हो गया, तो पक्षी से आ गया, बर्ड से आ गया, सारा तो जो है आ ही रहा है। इसलिए जो है अब जो है नॉन वेजिटेरियन होना छोड़ देना होगा। नहीं, इंसान जो है ना बहुत चालाक होता है अपना जो है, इसीलिए बोलते हैं ना सबसे बुद्धिमान जो है इंसान ही होता है। कोई भी वायरस आता है तो उसका रिसर्च करके तुरंत जो है उसका एंटीडोज बना लेता है। और करता क्या, उसी से एंटीडोज बनाता है। सांप का जहर को काटने के लिए सांप का जहर का ही यूज किया जाता है, समझ में? उसी के जहर से काटा जाता है। तो इंसान तो बहुत तेज है ना, तो कोरोना को मात देने के लिए कोरोना का ही एंटीडोज लिया गया। कहीं पर डेड था, कहीं पर हल्का था, और कोरोना करवा दिया गया जानबूझ के, हार्ड इम्यूनिटी कर दिया। इतना कम रखा गया कि आदमी मरे नहीं, लेकिन वैक्सीन लेने के बाद बीमार पड़ ही जाता था लोग। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, संस्थागार ही। नेक्स्ट पॉइंट, संस्थागार ही राज्य की सबसे बड़ी संस्था थी। राज्य की सबसे बड़ी संस्था थी। इसी के द्वारा राजा, उपराजा, सेनापति, राजा, उपराजा, सेनापति एवं अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति होती थी। एवं अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति होती थी। राजनीति का निर्णय भी यही होता था। परिषद में जो प्रस्ताव उपस्थित किए जाते थे परिषद में जो प्रस्ताव उपस्थित किए जाते थे परिषद में जो प्रस्ताव उपस्थित किए जाते थे उन पर वाद विवाद होता था। उन पर वाद विवाद होता था। परिषद के कार्यवाही के इस अध्ययन से स्पष्ट होता है कि परिषद के कार्यवाही के इस अध्ययन से स्पष्ट होता है कि यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था थी।
शाक्यों परंतु शाक्यों लिच्छवियों के गणतंत्र बड़े थे, परंतु शाक्यों लिच्छवियों के गणतंत्र बड़े थे, अतः संस्थागार के अतिरिक्त उनके प्रांतीय संस्थागार भी होते थे। उनके प्रांतीय संस्थागार भी होते थे। समझ में? मतलब जो है जहाँ पे बड़ा जो संघ होता था, बड़ा जो संस्था ये था, जैसे मान लें कि शाक्यों और लक्ष्मियों का बड़ा था, तो इसमें जो है बोला जाता है कि यहाँ पे जो है जो केंद्रीय संस्थागार तो होता ही था, केंद्रीय जो है संस्थागार के अलावा जो है इनका प्रांतीय भी होता था। हाँ, प्रांतीय संस्थागार भी होता है। जैसे आज की डेट में हम लोग देखते हैं ना, जैसे हम लोग देखते हैं केंद्र का, जैसे केंद्र हो गया, राज्य हो गया, तो राज्य क्या प्रांत है ना, तो केंद्र में जो है संस्थागार है, पार्लियामेंट है, और राज्य में क्या है, स्टेट असेंबली है प्रांत में। तो उसी तरह के लक्ष्मियों और जो है शाक्यों के जो संस्थागार थे वो दो तरीके थे। चूँकि ये बड़ा था, बहुत छोटे छोटे जो है गणतांत्रिक व्यवस्था था, राज्य था, तो वहाँ पे एक ही होता था, लेकिन जो बड़े राज्य थे तो वहाँ पे दो होते थे, खासकर दोनों के। ठीक है, तो इनके यहाँ प्रांतीय संस्थागार भी होता था। मतलब जैसे मान लो कि जो है, मान लीजिए लक्ष्मियों का जो है ये हो गया केंद्रीय संस्थागार, केंद्रीय संस्थागार। अब चूँकि ये कई जो है प्रांतों क्षेत्रों से मिलकर बने होते थे, ठीक है, अभी इन क्षेत्रों में क्या था, ये जो है प्रांतीय जो है संस्थागार होता था। समझ में आया? तो ये जो है केंद्रीय संस्थागार और ये प्रांतीय संस्थागार, तो कई राज्यों को मिलाकर जो है संघ बना हुआ था। लिच्छवी क्या था, वो कई राज्यों को मिलाकर संघ था। समझ में? हाँ, तो लिच्छवी जो था वो सेंटर था, इसकी राजधानी वैशाली थी। समझ में आया? तो ये जो है, तो और जो स्टेट वाइज होगा वहाँ भी अपना अपना जो है प्रांतीय संस्थागार था। क्लियर? तो ये जस्ट लाइक कि आज के डेट का हम जो देखेंगे ना, बहुत सारा देखेंगे, तो आज के डेट में जो है जो हम लोग को व्यवस्था है वो बहुत सारा व्यवस्था पहले मिलता जुलता है। जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे अशोक का जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उस प्रशासनिक व्यवस्था को आज के डेट में देखेंगे तो वही प्रशासनिक व्यवस्था आज भी मिलता है। जैसे अशोक के समय में प्रशासनिक व्यवस्था क्या था, केंद्र और राज्य दो भागों में बटा हुआ था, आज भी केंद्र और राज्य में बटा हुआ है। अशोक के समय जो है प्रांतों में जो है नियुक्ति किसके किया जाता था, गवर्नर का। आज भी गवर्नर का नियुक्ति होता है ना। कौन करता है, तो अशोक के यहाँ से होता था। जो प्रमुख लोग होते थे, जो राजा के जो है सगे संबंधी या पुत्र या पुत्रियाँ जो भी हैं, उनका जो है नियुक्ति होता था कहाँ पे, गवर्नर के रूप में। आज भी क्या है, आज भी वही है, जो सरकार का जो है, जो सरकार के जो विभिन्न जो पार्टी होती है उसके जो अपने जो खास लोग होते हैं उनको गवर्नर के पदों पर नियुक्ति किया जाता है। तो आज भी वही सगे संबंधी तो हैं, चाहे पार्टी के संबंधी हो चाहे पर्सनल कोई हो, तो उनको जो है गवर्नर के रूप में नियुक्ति मिलता है। और गवर्नर जो है सीधे रिपोर्ट किसको करता था, केंद्र को। और उस समय भी जो है, इस समय भी अभी गवर्नर रिपोर्ट करता है केंद्र को। तो पहले का जो व्यवस्था था वो पूरा व्यवस्था आज भी नज़र आता है, थोड़ा बहुत चेंजिंग है। आप समझ में? और फिर भी हम लोग बोलते हैं कि हम लोग जो है अपना जो अपना संसदीय व्यवस्था लिए हैं, प्रोसेस जो लिए हैं, वो कहाँ से लिए हैं, ब्रिटेन से लिए हैं। हम लोग ये क्यों नहीं बोलते कि ब्रिटेन ही हमारा लेकर बैठ गया था,
उसने डेवलप किया होगा मेरे हमारे तरह ही, या हमारा जो डेवलप था वो लेके गया होगा। समझ में? आज हम लोग बोलते हैं कि जो हम लोग कोई भी जो शास्त्र में जो चीज़ें दी हुई हैं वो बहुत लॉजिक की तरह रखा हुआ था। बाद में उसमें कुछ लोगों ने अपना जो है मोनोपोली बनाने के लिए, विचार बनाने के लिए उसमें कुछ ख़राब चीज़ें डाल दी, लेकिन जो शुरुआती जो पार्ट है वो बहुत सोच समझ के तर्क वितर्क करके रखा हुआ था। जैसे लोग बोलते हैं ना, जैसे मान लीजिए हम लोग प्रकृति पूजा की बात करते हैं, तो प्रकृति पूजा जो है आज के डेट में उसका महत्व तो इम्पोर्टेंस पता चल रहा है ना। आज के डेट को मालूम है कि प्रकृति का जितना क्षय करेंगे उतना क्लाइमेट चेंज होते जा रहा है, अब उतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। आज के डेट में प्रॉब्लम तो हो ही रहा है। आज देखिएगा, आज आपका 46 डिग्री आम हो गया है। आज से 5 साल पहले 40 डिग्री बहुत ज़्यादा होता था, आज 5 से 6 डिग्री बढ़ गया आपका। परिणाम क्या हो रहा है? 5 से 6 डिग्री जो आपका सेल्सियस बढ़ने के कारण क्या है? ग्लेशियर पिघलना स्टार्ट हो रहा है। ग्लेशियर पिघलने के कारण क्या हो रहा है? नदियों में बाढ़ जा रहा है, पानी ज़्यादा आ रहा है। समझ में? उसके बाद नदियों में बाढ़ जा रहा है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, तो कुछ समय के बाद क्या होगा, जो छोटा छोटा टापू है ना सब डूब जाएगा। समझ में? उसी तरह हम लोग देखते हैं पीपल, बरगद का पूजा किया जाता है। किया जाता ना? क्यों किया जाता है? क्योंकि वही पेड़ ऐसा है जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है। समझ में? और सबसे ज़्यादा दिन तक जिंदा रहने वाला पेड़ है। सबसे ज़्यादा दिनों तक जो है उसका जीवन काल होता है। मतलब अगर उसका आकलन करोगे तो एक एवरेज अगर जीवन काल होता है तो लगभग 100 से 120 साल तक पीपल ये बोलते हैं एवरेज जीवन काल। ठीक है? तो हम काट देते तो क्या होता है? जो फिल्ट्रेशन होता है वो फिल्ट्रेशन नहीं होता। समझ में? तो इसलिए जो है उसको बचाने के लिए क्या किया गया? उसको बचाने के लिए अब ये चीज़ पहले से पता होगा, ये चीज़ें इधर बात करो ना, उधर क्यों बात करते हो? पहले से पता होगा तभी तो उसको जानते हो कि मनुष्य तो काटेगा ही। उसको बचाने के लिए क्या किया गया? उसको पूजा का रूप दे दिया गया कि उसमें ब्रह्म का निवास होता है। कुछ लोग उसको भूत प्रेत का भी दे दिया गया, जो ब्रह्म से नहीं डरता, भूत प्रेत से डरे और उसको रोक के रखे। तुलसी का जो है महत्व बहुत पहले से चला रहा है, नीम का महत्व पहले से चला रहा है। तो बहुत सारे जो पेड़ हैं जिसका महत्व बना कर रख दिया गया है। समझ में? बहुत सारे चीज़ों को महत्व बना कर रख दिया गया है। हम लोग बात करते हैं ना कि जो है आज के डेट में हम लोग जो है परमाणु बम का बात करते हैं, लेकिन हम लोग का जो है रामायण और महाभारत में पहले से परमाणु बम ब्रह्मास्त्र का यूज़ किया गया है। मतलब एक बार छोड़ दो तो फिर जो है विनाश करके आता है। तो परमाणु बम भी तो वही है, एक बार छोड़ दो तो विनाश होकर आता है और वापस भी नहीं होता है। तो लेकिन बोला गया कि ब्रह्मास्त्र जो है अंतिम विकल्प होता है। अगर देखोगे तो ब्रह्मास्त्र जो दिखाता है अंतिम विकल्प के रूप में, जैसे रावण को मारा जाता है ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है, अंतिम विकल्प। जब कोई भी काम ना करे तब वो छोड़ा जाता है। परमाणु बम के बारे में भी यही है, अंतिम विकल्प होता है। जब आप कहीं से भी आप कोई भी हथियार से आप किसी को नहीं रोक पा रहे तब अंतिम विकल्प के रूप में जो है परमाणु बम डाल दिया जाता है। अमेरिका भी तो यही किया ना। अभी तक तो एक ही घटना ही है परमाणु बम छूटने का, जापान के ऊपर, वो भी 2 छूटा है, एक हिरोशिमा पे एक नागासाकी पे, बस 2 ही है। और उस 2 में जो है वो भी कब अंतिम विकल्प के रूप में डाला गया था, क्योंकि जापान से सक ही नहीं पा रहा था, अमेरिका भी नहीं, छोटा सा देश था, सब पर्ल हार्बर वगैरह सब कब्जा कर लिया था। और जापान छोटा सा देश था लेकिन बहुत आक्रामक देश था, बहुत आक्रामक। इतना आक्रामक था कि सिंगापुर से लेके जो है आपको देखो म्यांमार है ना, सिंगापुर है ना, थाईलैंड, कंबोडिया सब जितना स्टार्ट कर दिया, मणिपुर तक आ गया था। चीन को भी हराया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चीन को भी हराया था। चीन आज तक चीन के साथ उसका निपटता है। मंचूरियन क्षेत्र था, उस मंचूरियन क्षेत्र को लेकर लड़ाई हुआ था। तो टेक्नोलॉजी में तो अब चूँकि जापान हथियार बनाना बंद कर दिया ना, नागासाकी और हिरोशिमा बम गिरने के बाद जापान जो है हथियार बनाना बंद कर दिया।
और उसका जो सुरक्षा का जो भार है ना अमेरिका के ऊपर, अमेरिका ले लिया, मतलब उस पर अगर हमला होगा तो अमेरिका को युद्ध करना पड़ेगा। हाँ, अमेरिका उसका ले लिया ना पूरा, इसलिए हथियार बनाना बंद कर दिया। लेकिन टेक्नोलॉजी में तो बहुत हाई है, अगर हथियार बनाता तो बहुत ऊपर चला जाता वो। टेक्नोलॉजी में अमेरिका से भी हाई है। नहीं तो जापान पे आक्रमण अगर चीन करेगा ना, जापान का सुरक्षा अमेरिका करता है, उसका पूरा युद्ध पोत उसको घेरे रहता है। नहीं तो जापान को कब का चीन खा जाता है। अमेरिका को सुरक्षा नहीं करता, चीन खा जाता है उसको। आज के डेट में चीन मजबूत है। तो लास्ट लिखो, गणराज्यों की न्याय व्यवस्था, गणराज्यों की न्याय व्यवस्था काफ़ी सुविकसित थी। काफ़ी सुविकसित थी, सुविकसित। दंड विधान लिखित था, विधान लिखित था। न्याय करने के लिए कई प्रकार के न्यायालय थे। न्याय करने के लिए कई प्रकार के न्यायालय थे। फौजदारी मतलब क्रिमिनल तथा दीवानी सिविल, हाँ, फौजदारी तथा दीवानी के मुकदमों का अलग अलग, सिविल दीवानी के मुकदमों का अलग अलग न्यायालयों में फैसला होता था। अलग अलग न्यायालयों में फैसला होता था। सबसे ऊपर अपीलीय अपीलीय न्यायालय थे। देखिए, न्यायालयों की कार्यप्रणाली भी सुनिश्चित थी। न्यायालयों की कार्यप्रणाली भी सुनिश्चित थी। लिच्छवियों की न्याय व्यवस्था, वहाँ लिखा हुआ है, लिच्छवियों की न्याय व्यवस्था
व्यवस्था काफ़ी विशिष्ट थी। काफ़ी विशिष्ट थी। कहा जाता है कि न्याय प्रशासन के लिए न्याय प्रशासन के लिए 8 नियमित न्यायालयों की नियमित न्यायालयों की एक श्रृंखला, नियमित मतलब रेगुलर हो गया, न्यायालयों की एक श्रृंखला थी। श्रृंखला मतलब सीरीज, न्यायालयों की एक श्रृंखला थी। किसी अभियुक्त को मृत्युदंड तभी दिया जा सकता था, किसी अभियुक्त को अभियुक्त मतलब एक्यूज्ड है ना, जिसके ऊपर आरोप लगा है, आरोपी। हाँ मतलब एक्यूज्ड है अभी। किसी अभियुक्त को मृत्युदंड तभी दिया जा सकता था, मृत्युदंड तभी दिया जा सकता था जब 8 न्यायालयों द्वारा उसे अपराधी तथा दंड का भागी दंड का आरोपी ठहराया गया हो। दंड का भागी या आरोपी ठहराया गया हो। ठहराया गया हो। यदि एक भी न्यायालय उसी में यदि एक भी न्यायालय उसे छोड़ देता तो उसे एक भी न्यायालय उसे छोड़ देता तो उसे दंड नहीं दिया जा सकता। तो उसे दंड नहीं दिया जा सकता था। उसमें वैसा केसेस नहीं चलता होगा अभी, चूंकि आपके पास जनसंख्या ज़्यादा, केसेस ज़्यादा है, लंबित है केसेस। हाँ नहीं, वैसा नहीं है।
उसी में लिखो लाइन चेंज करके। इससे स्पष्ट है कि इन गणराज्यों में नागरिकों की स्वतंत्रता के विषय में ऐसा लोकतांत्रिक दृष्टिकोण प्रचलित था जिसके जैसा उदाहरण विश्व के इतिहास में संभवतः जिसके जैसा उदाहरण विश्व के इतिहास में संभवतः कहीं नहीं मिलता है। ठीक है, मतलब अगर हम लोग देखें तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बहुत ज़्यादा जो है जोर दिया हुआ था, समझ में। 8 न्यायालयों को रखने का मतलब क्या हो गया? 8 न्यायालयों को रखने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो है कहीं से भी जो है, चूँकि मृत्युदंड जो है बहुत बड़ा दंड होता है, तो कहीं से भी जो है निर्दोष व्यक्ति को जो है सजा ना हो जाए, इसलिए जो है 8 न्यायालयों का मतलब ऐसा नहीं कि मतलब 8 न्यायालय तो उसको 80 साल लग जाएगा। पहले का वो न्यायिक व्यवस्था उतना तेज़ नहीं होता था, एक सुनवाई में कन्फर्म हो जाता था, ऐसे डेट पे डेट पड़ता था। एक सुनवाई में जो है एविडेंस पेश हुआ, अपना वो सम्मुख रखा। अभी जैसा एविडेंस थोड़े है, फोरेंसिक लैब का एविडेंस आएगा तो जो है उसका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, ऐसा थोड़े होगा। गवाही देता होगा, गवाही होता होगा, और जो सिंपल एविडेंस आता होगा उस पर जो है सज़ा हो जाता होगा। तो इस तरीके का जो है 8 न्यायालयों से उसको सज़ा होना जरूरी था, तभी मृत्युदंड दिया जा सकता था। बाकी के लिए कोई नहीं जरूरी, बाकी लिए एक न्यायालय ही दे दिया तो उसको सज़ा मिल जाता था। स्पेशली जो है मृत्युदंड के लिए होता था कि किसी को भी आसानी से मृत्युदंड ना दिया सके। जब वो कन्फर्म हो जाए कि उसने जो है पूरा अपराध उसने किया है, अगर एक न्यायालयों को भी अगर प्रॉब्लम होता है कि नहीं लगता है कि उसको अपराध नहीं किया है, तो भी रोका जा सकता है। तो ये जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को दिखाता है कि लोगों को जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जो स्पेशली जीने की स्वतंत्रता है, उसको कितना प्रोटेक्ट किया हुआ है। ऐसा उदाहरण जो है पूरा विश्व में कहीं नहीं मिलता था कि लोगों के जीवन की स्वतंत्रता को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया हुआ था, समझ में आया? तो ये जो है एक बोला जाए कि जो है हम लोगों के समय में एक ऐसा गणतांत्रिक प्रणाली था जहाँ पे जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी बहुत वरीयता दिया गया था। क्लियर? न्यायालयों का प्रोसेस भी जो है कई स्तर पर रखा गया था कि जो है न्यायालय भी जो है, और उसमें भी सिंपल सा होगा कि न्यायालयों का जो है न्याय करना भी होगा, और आज के डेट के जैसा नहीं था। आज तो आज ऐसा नहीं कि न्यायालयों में जो है न्याय सही समय पर नहीं हो पाता है। इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि न्यायालयों के पास इतना बर्डन है, और जो वकील होते हैं वो वकील उसको लेट करवाते हैं, जज नहीं करते। जज के पास जब तक पूरा फैक्ट नहीं आएगा तब तक डिसीजन कैसे देगा? आपको हम बताते कि हम देखे हैं, एक चेक बाउंस होता है, एक चेक बाउंस होगा। एक चेक बाउंस होने पर जो है उसका बहुत सिंपल है, एक कोर्ट में एक हेयरिंग में जो उसको कंप्लीट किया जा सकता है। तो आज के डेट में चेक बाउंस होना जो है अपराध है, ठीक है। लेकिन वकील क्या करता है, उस चेक बाउंस के केस को भी जो है 1 साल तक लेके चला जाता है और बढ़ा देता है उसको। क्यों? क्योंकि जो है 2-3 हेयरिंग लगा देगा, 4 हेयरिंग लगा देगा, और दोनों वकील का जो है म्यूचुअल कंसेंट होता है, दोनों का म्यूचुअल कंसेंट होता है। हाँ, कभी ये जो कर देगा, कभी ये बढ़ा देगा। 4 हेयरिंग, अब 4 हेयरिंग में मान लीजिए एक हेयरिंग का जो है वकील ले रहा है 1000 रुपया, तो 1000 में वो केस फाइनल थोड़े करवाएगा। 4 हेयरिंग में कर लिया, 4000 रुपये बनाया,
4000 उधर बनाया। अब बाद में क्या होता है, अंत में जो आदमी परेशान है, पैसा भी हम दे दिए, मालिक माल हम दे दिए, चेक हम ले लिए, अब चेक बाउंस कर गया। अब 1 साल तक वो लटकेगा पैसा के लिए, तो उस पैसे से 1 साल में वो तो जो है कितना पैसा कमा सकता था। बाद में क्या होता है कि जो आपस में समझौता कर लेता है, अरे छोड़ो ठीक है, आपको भी जितना पैसा देना दे दीजिए, बाद में आप दे दीजिएगा, चलिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। बाद में कैसे विड्रॉ कर लेता है कि हमको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ले सकता है, विड्रॉ कर सकते हैं, आपसी सहमति से केस विड्रॉ हो जाता है। लेकिन बाकी मर्डर वर्डर केस विड्रॉ नहीं होता है। लेकिन मान लीजिए झगड़ा झंझट का है या कुछ वैसा केसेस है, आना ज़मीन विवाद वगैरह का है, तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। आप देख सकते कि हम लोग में सहमति हो गया, हम लोग जो है उसको ये कर लेते हैं, हो जाता है, तो ये कर लेता है। तो अधिकतर लोग जो है आपसी समझौते से होता है 6 महीने के बाद, मालूम है कि खींच के ले जाएगा, इसलिए जाता ही नहीं कोर्ट में जल्दी कोई। अब कोर्ट में वकील जो है डेट पे डेट लेता है, क्यों? क्योंकि अगर 10 साल चला है, 10 साल उसका दुकान चलते रहेगा उस केस पे। हर साल में 2 अगर हेयरिंग मिलेगा तो ले लेगा। अब एक एक वकील का समझते हैं 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार जो है उसका फीस है हेयरिंग में, प्लस जो है कागज़ जो बोलेगा ये कागज़ निकालना, ये कागज़ निकालना, ये कागज़ निकालना, 10 हज़ार उसमें पैसा उसको निकाल लेगा, है ना। तो केस लड़ना बहुत महंगा है, आसान नहीं होता है। घर द्वार में बिक जाता है केस लड़ते लड़ते। जिस घर के लिए केस लड़े वो घर बेच के केस लड़ रहे हैं, ये स्थिति हो जाता है। तो उस समय का जो ये स्थिति नहीं था, उस समय बहुत सामान्य न्यायिक प्रक्रिया होता था, लोगों को न्याय मिल जाता था। लास्ट पॉइंट लिखो। बौद्ध साहित्य में उल्लेख था कि बौद्ध साहित्य में उल्लेख था कि एक बार बुद्ध ने वज्जियों के संविधान की वज्जियों के संविधान की प्रशंसा करते हुए कहा था कि जब तक वज्जी अपने संविधान को कायम रखे हुए हैं, और उसके अनुसार काम करते हैं, तब तक उनकी शक्ति का ह्रास नहीं हो सकता। ह्रास मतलब कमज़ोर नहीं हो सकता है, और बोला डिप्रिसिएशन, ह्रास वो हिंदी वर्ड में मत जाओ, डिप्रिसिएशन उसको इंग्लिश में बोलते हैं, है ना। हिंदी वर्ड थोड़ा क्लिष्ट है उसका। हाँ, डिप्रेशन समझते हैं, वैल्यू उसका धीरे धीरे कम होते चला जाता है। तब तक वज्जी अपने संविधान को कायम रखे हुए हैं और उनके अनुसार काम करते हैं, तब उनकी शक्ति का ह्रास नहीं हो सकता। इस प्रकार हम देखते हैं कि बुद्धकालीन भारत में दो राजनीतिक प्रवृत्तियां इस प्रकार हम देखते हैं कि बुद्धकालीन भारत में
दो राजनीतिक प्रवृत्तियां राजतंत्रात्मक एवं गणतंत्रात्मक साथ साथ पाई जाती है। गणतंत्रात्मक साथ साथ पाई जाती है। यद्यपि गणराज्यों का प्रचलन गणराज्यों का प्रचलन इस समय था, परंतु कालांतर में वे बढ़ते साम्राज्यवाद के शिकार बन गए और उनकी अस्तित्व समाप्त हो गया। नहीं लिखे? समझ में नहीं आया? महान तुम लोग एक साथी नहीं आया है। तुम लोग एक साथी कहाँ गया? नहीं एक और इटकी से आता है। तो इटकी से आने में क्या प्रॉब्लम होगा? क्या प्रॉब्लम है? आज क्या हो रहा है? मतलब आज पूरा जाम लगा हुआ है बीजेपी का। काहे का? किस लिए? सर यही जो ये आपका आरक्षण वाला जो होगा ना सर, ये क्रीम केयर वही वाला ना, वो सरकार के खिलाफ होगा। यहाँ पे बीजेपी अपने सरकार के खिलाफ थोड़े करेगा। हाँ ये हो सकता है, ये नौकरी उकरी वाला होगा। कहीं लोग अभी जागा, पहले जागना चाहिए था इन लोगों को। कितना नौकरी निकल जाता, गुस्सा भी आता है लास्ट टाइम में। ठीक है, ये आप लोग का जो है गणराज्य व्यवस्था हो गया। आप नीचे में हेडिंग लिखिए मूल्यांकन। तो आप मूल्यांकन बता दे रहे हैं, मूल्यांकन लिखिए नीचे में। लिखिए मूल्यांकन। उसमें लिखो प्राचीन भारत के गणतंत्र आधुनिक काल के प्राचीन भारत के गणतंत्र आधुनिक काल के गणतंत्र से भिन्न थे। आधुनिक काल के गणतंत्र से भिन्न थे। आधुनिक काल में